हेलो बच्चों, आज हम विद्या प्रकाशन मंदिर की ओर से आपके लिए फिर एक और चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आज हम वंशागति यानी कि जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है वंशागति। वंशागति का मतलब होता है इनहेरिटेंस। वो प्रोसेस जिसके द्वारा माता पिता से, पेरेंट्स से संतानों में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उसे हम बोलते हैं वंशागति। दूसरा जो टर्म हमें पता होना चाहिए वो है आनुवांशिकता। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है? माता पिता से, पेरेंट्स से संतानों में लक्षणों के जाने की वंशागति को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, लेकिन उसकी जो अध्ययन होता है, उसकी जो स्टडी होती है, हम उसे हेरिडिटी कहते हैं। इसके बाद है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि एक ही जो जाति होती है, एक ही स्पीसीज के जो सदस्य होते हैं, उनमें जो असमानताएं पाई जाती हैं, उनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उन्हें हम विभिन्नताएं कहते हैं। और आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? वेरिएशन और हेरिडिटी की जो सामूहिक अध्ययन होता है, आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का जो सामूहिक अध्ययन होता है, हम उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। इसका मतलब जेनेटिक्स इज इक्वल टू होता है हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। जेनेटिक्स और वेरिएशंस की कलेक्टिव स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो हमें चार चीजें पता चली। वंशागति का मतलब माता पिता से संतानों में लक्षणों का जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। माता पिता से संतानों में लक्षणों के जाने की वंशागति का अध्ययन हेरिडिटी कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। विभिन्नताएं समान जाति के सदस्यों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो अंतर पाए जाते हैं, हम उसे विभिन्नताएं कहते हैं। और जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकता और विभिन्नताएं यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशंस का सामूहिक अध्ययन। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए लक्षण। लक्षण का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। वंशागत फीचर जो किसी भी सदस्य में दूसरे सदस्य से भिन्न हो सकता है, यानी कि एक ही जाति के दो सदस्यों में वंशागत फीचर जो दूसरे सदस्य से भिन्न हो सकता है, उसे हम बोलते हैं लक्षण। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल इसका, पुष्प का रंग। वो समान जाति में पुष्प का रंग अलग अलग हो सकता है, माना रेड और वाइट, लाल और सफ़ेद, दो अलग अलग तरह के पुष्प, लेकिन समान जाति के सदस्य हैं वो, तो ये उनका लक्षण है। दूसरा, आंखों का रंग। आंखों का रंग किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ब्लैक हो सकता है, लेकिन लक्षण एक ही है।
लेकिन वो अलग अलग हो सकता है। तो लक्षण का मतलब होता है कोई भी वंशागत फीचर जो एक ही जाति के सदस्यों में, दो अलग अलग सदस्यों में भिन्न भिन्न हो सकता है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए विभेद, जो इससे रिलेटेड वर्ड है विभेद, यानी कि ट्रेट। विभेद या ट्रेट का मतलब क्या है कि जो लक्षण है उसकी जो भिन्न भिन्न फॉर्म है, यानी कि वैरायटी कह सकते हैं हम इसको एक बार, कि उसका जो वेरिएंट होता है लक्षण के लिए, जो वेरिएंट है, लक्षण का जो वेरिएंट है, वेरिएंट का मतलब जो उसमें दो या दो से ज़्यादा सदस्यों में अलग अलग हो सकता है, उसे हम बोलते हैं वेरिएंट, यानी कि वेरिएंट का मतलब विभेद। जैसे अगर हमने कहा इसके लिए एक ही लक्षण के लिए टॉल और ड्वार्फ दो अलग अलग ट्रेट्स हैं, बौना और ऊंचा या लंबा, तो लक्षण क्या है इसमें? तने की लंबाई। तने की लंबाई तो हो गया लक्षण, और उसकी दो फॉर्म्स हो गई टॉल और ड्वार्फ, यानी कि बौना ड्वार्फ और टॉल ऊंचा या लंबा। तो ये टॉल और ड्वार्फ हैं, ये इसकी दो वेरिएंट हैं जो एक ही कैरेक्टर के वेरिएंट हैं, और ये एक ही कैरेक्टर के जो वेरिएंट्स हैं, जो टॉल है और जो ड्वार्फ है, ये दो वेरिएंट है किसके? एक ही कैरेक्टर के, और कैरेक्टर का नाम है तने की लंबाई या प्लांट की लंबाई, पौधे की लंबाई। अब इसमें हम यही देख सकते हैं कि दूसरा कैरेक्टर क्या है कि आंखों का रंग तो क्या है? कैरेक्टर लक्षण हो गया, लेकिन इसकी दो फॉर्म हमने कहा ब्लैक है और ब्राउन है फॉर एग्जांपल। तो ब्लैक और ब्राउन जो हो गए वो क्या हो गए? ट्रेट हो गए, और आंखों का जो रंग है वो क्या हो गया? लक्षण हो गया। इसके बाद एक वर्ड हमें पता होना चाहिए, जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है? अगुणित यानी कि हैप्लॉइड सेट में गुणसूत्रों की जो हैप्लॉइड सेट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ जीन्स को हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। यानी कि जीनोम का मतलब क्या होता है? किसी भी सदस्य में, किसी भी जाति में अगुणित गुणसूत्रों में जीन्स की संख्या। अब अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये 23 पेयर्स में होते हैं, युग्म में होते हैं। तो हैप्लॉइड सेट का मतलब क्या होता है कि 23 पेयर क्रोमोसोम में से जब आधे क्रोमोसोम होते हैं तब हम उसे बोलते हैं हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित। और हैप्लॉइड का मतलब, अगुणित का मतलब होता है कि जो कंडीशन जिसमें गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, युग्म में नहीं होते, हैप्लॉइड कंडीशन कहलाती है, अगुणित कंडीशन कहलाती है। और जब गुणसूत्र पेयर में होते हैं यानी कि युग्म में होते हैं तब उसे डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित कंडीशन बोलते हैं। तो अगुणित का मतलब क्या हुआ? आपकी 23 क्रोमोसोम्स में। तो 23 क्रोमोसोम्स में जितनी जीन्स होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमको पता होना चाहिए वो है एलील या एलीलोमॉर्फ। और साथ में हमें जीन्स, दोनों चीजें साथ पढ़नी है। जीन्स का मतलब क्या है कि डीएनए पर उपस्थित वह संरचना जो किसी भी जीव के अंदर कोई लक्षण निर्धारित करती है, उसका लक्षण बनाती है, उसको कंट्रोल करती है, क्या कहलाता है? जीन्स कहलाता है। और जीन्स, जो एक जीन्स होती है सामान्यतः, वो दो डिफरेंट फॉर्म्स को कंट्रोल करती है। जैसे अगर हमने कहा कि जो लेंथ है प्लांट की, उसकी जो जीन्स है उसमें दो फॉर्म्स हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो एक ही जीन दो अलग अलग फॉर्म जो सेम कैरेक्टर्स की है, यानी कि एक ही लक्षण की जो दो अलग अलग वेरिएंट है, दो अलग अलग फॉर्म्स है जिन्हें हमने ट्रेट्स कहा था, उनको कंट्रोल करती है।
और हम जो ये कहते हैं कि ये दो फॉर्म हैं, टॉल और ड्वार्फ, और इन टॉल और ड्वार्फ को कंट्रोल करने के लिए जो एक संरचना होती है हम उसको बोलते हैं एलील। यानी कि एक एलील एक फॉर्म के लिए होगी और दूसरी एलील दूसरे फॉर्म के लिए होगी। हम यहां पर लिखते हैं इसे कैपिटल टी और इसको यहां लिखते हैं स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी एक एलील है, स्मॉल टी एक एलील है, और दो एलील्स मिलकर एक जीन बनाती है, यानी कि 2 एलील्स इज इक्वल टू 1 जीन। अब ये जो दो एलील्स है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन, यानी कि समान जीन की जो दो क्रमागत यानी कि ऑल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, दो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। तो सामान्यतः एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करती है और एक लक्षण के लिए जो संरचना, जीन की जो संरचना, जो फॉर्म उसको कंट्रोल करती है एक को, वो एक एलील कहलाती है। दूसरे को कंट्रोल करती है, उसे दूसरे को दूसरी एलील कहते हैं। यानी कि एलील का मतलब क्या है कि जो दो भिन्न भिन्न फॉर्म्स हैं जीन की, जो दो भिन्न भिन्न उसके जो ट्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। अब ये जो दो एलील्स हैं वो किसी भी जीव में समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती है। अब कैसे देखेंगे? अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड कंडीशन का मतलब कि दो क्रोमोसोम साथ साथ हैं, इसमें से एक क्रोमोसोम मदर से आता है और एक क्रोमोसोम फादर से आता है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर एक जीन है कैपिटल ए, तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी कैपिटल ए या स्मॉल ए जीन प्रेजेंट होगी, एलील प्रेजेंट होगी। अगर हमने कहा कि यहां पर एक बी जीन प्रेजेंट है तो इसमें भी बी और स्मॉल बी जीन प्रेजेंट जरूर होगी, एलील जरूर प्रेजेंट होगी। तो अब एक क्रोमोसोम में ये समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। अब अगर हमने कहा कि यहां पर ये एक्स जीन है कैपिटल और यहां पर भी ये एक्स जीन है कैपिटल, लेकिन हमने कहा कि यहां पर ये वाई स्मॉल जीन है और यहां पर ये स्मॉल वाई जीन है, लेकिन हमने कहा कि यहां पर जेड कैपिटल है और यहां पर जेड छोटा है, यानी कि डिफरेंट है। तो यहां पर कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेम एलील है, लेकिन यहां पर जो एलील है वो डिफरेंट है। तो एलील्स सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो जब दो एलील्स सेम होती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं समयुग्मजी। युग्मजी यानी कि होमोजाइगस। होमो माने क्या था? सेम। लेकिन जब अलग अलग होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम? हेटेरोजाइगस, यानी कि विषम युग्मजी। तो एलील जब समान होंगी तो होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी, और अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी तो विषम युग्मजी। अब इसके बाद हमें फिनोटाइप, जीनोटाइप और डोमिनेंट और रिसेसिव दो चीजें और पढ़नी हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप और अप्रभावी और प्रभावी। फिनोटाइप को बोलते हैं लक्षण प्रारूप और जो जीनोटाइप होता है इसे बोलते हैं जीन प्रारूप। अब किसी लक्षण का भौतिक और बाह्य दृश्य रूप क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। और जब हम किसी फिनोटाइप को एलील्स के रूप में, जीन्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि टॉल यानी कि लंबा और ड्वार्फ यानी कि बौना। हमने दो पादपों का क्रॉस कराया, एक टॉल यानी कि लंबा ऊंचा और दूसरा ड्वार्फ यानी कि बौना। तो ये इसका फिनोटाइप है कि ये लंबा पौधा है, ये छोटा पौधा है।
लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल टी इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। तो ये इसका जीनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है, किसी भी जीव का जो लक्षण होता है उसका जो भौतिक यानी कि बाह्य दृश्य रूप होता है, हम उसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप। और जब हम फिनोटाइप को यानी कि लक्षण प्रारूप को एलील्स के रूप में या जीन्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप। अगर अब क्रॉस का मतलब क्या होता है कि दो पेरेंट्स, दो माता, एक माता और एक पिता का जो रिप्रोडक्शन होता है, उसका जो जनन होता है, उसको गैमीट्स बनाकर, युग्मक बनाकर उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको जब हम एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं क्रॉस। तो क्रॉस में हमने क्या काम करते हैं कि ये पेरेंट्स लेते हैं, उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप लेते हैं और उसके फिर गैमीट्स बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। और गैमीट्स हमेशा हाफ होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसके गैमीट्स बनेंगे स्मॉल टी और इसके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी। अब जब ये क्रॉस होगा तो हम यहाँ पर इसके गैमीट्स लिखते हैं, इसको पुनिट स्क्वायर बोलते हैं उनके नाम पर। तो यहाँ पर कैपिटल टी हो गया, यहाँ पर कैपिटल टी हो गया और यहाँ पर स्मॉल टी हो गया और यहाँ पर स्मॉल टी हो गया। अब जब इनकी मैटिंग होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी इससे मल्टीप्लाई होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। जब दो माता पिता से, एक माता एक पिता से, दो पेरेंट्स से हम किसी संतानों की जो वंशागति है उसको प्रदर्शित करते हैं, तो जो पहली संतान बनती हैं हम उनको बोलते हैं F1 जनरेशन। इसका नाम होता है F1 पीढ़ी यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन, प्रथम पीढ़ी बोलते हैं। और अगर हम इसको आगे क्रॉस कराते हैं F1 से प्राप्त पौधे का F1 से ही, तो जो आगे पीढ़ी प्राप्त होती है वो F2 यानी कि द्वितीय पीढ़ी होती है, सेकेंड फीलियल जनरेशन, और उसके आगे 3, 4 एटसेट्रा। तो अब यहां पर हमें दो चीजें देखनी है कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी। अब अगर हमने देखा कि F1 इंटू F1 जब हम कराते हैं तो F1 में क्या प्राप्त हुआ था हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर जो जितने भी बन रहे हैं ये सब टॉल होते हैं। अब जो लक्षण या जो एलील हमें F1 जनरेशन में दिखाई देती है, प्रथम पीढ़ी में दिखाई देती है, जो दिखाई क्या दे रहा है हमें, टॉल, तो ये क्या हो गया, इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी कि प्रभावी कैरेक्टर है। यानी कि एक ऐसी एलील जो अपने आप को होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में नहीं है, विषम युग्मजी कंडीशन में भी और सम युग्मजी कंडीशन में भी प्रदर्शित करती है, वो क्या कहलाता है, प्रभावी यानी कि डोमिनेंट कहलाता है। लेकिन एक ऐसा एलील जो अपने आप को केवल होमोजाइगस में तो प्रदर्शित करता है यहाँ पर, लेकिन हेट्रोजाइगस में यहाँ पर यानी कि विषम युग्मजी कंडीशन में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, वो क्या कहलाता है, अप्रभावी यानी कि रिसेसिव कहलाता है। तो यहाँ पर टॉल कैरेक्टर जो है या कैपिटल टी जो है वो प्रभावी है, डोमिनेंट और स्मॉल टी यानी कि जो बौनापन है, ड्वार्फ है, वो रिसेसिव यानी कि अप्रभावी है। अब जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका पुनिट स्क्वायर जब हम करते हैं यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मल्टीप्लाई करके कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये टॉल बना, ये टॉल बना, ये टॉल बना और ये ड्वार्फ बना। तो F2 जनरेशन, अब जो ये जनरेशन बनती है ये F2 पीढ़ी बनती है और यहाँ पर 3:1 आता है। टॉल और ड्वार्फ का जो रेशो होता है वो 3:1 आता है। तो हमने इसमें प्रभावी का मतलब क्या है कि एक ऐसा एलील जो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, जबकि जो केवल होमोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस करता है लेकिन
हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है, नहीं कर पाता, वो क्या कहलाता है? रिसेसिव कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है। अब मेंडल ने सबसे पहले पाइसम सटाइवम पर यानी कि मटर पर अपने प्रयोग करे, और प्रयोग करने के बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, और इन निष्कर्ष को उन्होंने, अब इन निष्कर्षों को हम क्या बोलते हैं? मेंडल्स के लॉ बोलते हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे इसमें वो मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए पाइसम सटाइवम पर, उस पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए, निष्कर्ष दिए, और जिनको अब मेंडल्स के लॉ कहते हैं, मेंडल के नियम कहते हैं। और जो पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम। जो प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का नियम है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर निर्भर होता है, एक संकर क्रॉस पर निर्भर होता है। जब हम एक लक्षण को लेकर क्रॉस करते हैं, जो हमने एक क्रॉस कराया था, ये एक लक्षण को लेकर कराया था, इसमें लक्षण क्या था? तने की लंबाई या पौधे की लंबाई, तो हम उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर क्रॉस बोलते हैं। तो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम हम एक संकर क्रॉस में पढ़ेंगे, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो होता है वो हम द्विसंकर क्रॉस में पढ़ते हैं। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब दो विपरीत लक्षण यानी कि दो डिफरेंट ट्रेट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है, हमने जैसे टॉल और ड्वार्फ का यहां क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता। तो यहां पर लक्षण कौन सा दिखाई दिया था? टॉल दिखाई दिया था आपको। तो टॉल का मतलब लंबा पौधा दिखाई दिया। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले यानी कि दो विपरीत ट्रेट्स के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, जिसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और वो एलील क्या होती है? प्रभावी एलील होती है। और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी यानी कि रिसेसिव होता है। जैसे हमने इसमें कहा, तो प्रभाविता के नियम में जो कैपिटल T टॉल है वो क्या है? प्रभावी है। और स्मॉल t यानी कि ड्वार्फ क्या है? अप्रभावी है। दूसरा है पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है पृथक होना, अलग होना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब हम दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में, दो विपरीत फॉर्म्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, मैटिंग कराते हैं, तो F1 जनरेशन में दोनों एलील्स मिक्स हो जाते हैं। यहां पर देखिए आप, कैपिटल T स्मॉल t जो बनता है, यहां पर दोनों एलील मिक्स हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे को दूषित नहीं करते, कंटैमिनेट नहीं करते हैं। लेकिन जब F2 जनरेशन के लिए इनमें गैमीट्स बनते हैं, तो ये कैपिटल T और ये स्मॉल t दोनों पृथक हो जाते हैं, और ये एक गैमीट में जाता है, ये दूसरे गैमीट में जाता है। इसीलिए किसी दिए गए कैरेक्टर के लिए युग्मक यानी कि गैमीट्स हमेशा प्योर होते हैं। इसलिए इस नियम को कभी कभी युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी कि प्योर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। तो दोबारा समझ लिए क्या कह रहा है कि पृथक्करण का नियम कहता है कि युग्मक, सीधी सी बात है, एक लाइन याद रखना, युग्मक निर्माण के समय दो एलील्स अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और दोनों अलग अलग युग्मकों में गैमीट में जाते हैं। गैमीट किसी भी दिए गए लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। इसलिए इस नियम को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है भैया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपवहन का नियम। अब देखिए जी, इसके लिए हमें द्विसंकर क्रॉस पढ़ना होगा।
द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस का मतलब क्या है? जब दो लक्षणों को साथ लेकर हम क्रॉस कराते हैं तो इसे हम बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस, यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने कहा कि राउंड एंड येलो, यानी कि गोल और पीला। इसमें गोल सीड की शेप है, येलो जो है कलर ऑफ कॉटिलिडन है, सीड का कलर है, और रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार, और ग्रीन। तो इसको हम कैपिटल आर और इसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको स्मॉल आर, इसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसके गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्रॉस होने के बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, F1 पीढ़ी। और इसमें सारे क्या बनेंगे? राउंड एंड येलो बनेंगे, गोल एवं पीले। जब हम F1 इंटू F1 करते हैं तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके गैमेट्स बनेंगे 4। पहले इसको भूल जाओ, कैपिटल आर एक बार, कैपिटल वाई एक बार, स्मॉल वाई। अब इसको भूल जाओ, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ऐसे इसके बनेंगे 4, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस कराते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ऐसे इसके बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसकी क्रॉस पहले इससे, फिर इसकी इससे। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अगली बार कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और कैपिटल आर, स्मॉल वाई। इसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका कैपिटल आर, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब जो है, जो इसमें आर है वो राउंड बनाएगा, यानी कि गोल बनाएगा, वाई येलो बनाएगा, और अगर ये एक है तब भी बनेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, और अगर दो होंगे तब भी बनेगा। लेकिन स्मॉल आर क्या बनाएगा? रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार, और स्मॉल वाई बनाएगा ग्रीन यानी कि हरा। तो अब देखिए ये क्या बनेगा? राउंड एंड येलो। ये भी गोल और पीला, 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 और गोल और पीला, गोल और पीला, और गोल और पीला। तो एक ट्रायंगल बना गोल और पीले का। अब यहां पर बना, ये है राउंड और ग्रीन, यहां भी राउंड एंड ग्रीन,
यहां पर भी राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। अब देखिए एक ट्रायंगल और बनेगा यहां पर, इसकी टिप टिप देखनी है, ये और ये। अब तीसरा ये है रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो और रिंकल्ड एंड येलो। एक ट्रायंगल ये बना और ये बच गया केवल वापस वही जो पेरेंटल था, यानी कि रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो अब इसमें दो फायदे हुए, एक तो हमें पता चल गया कि हमारा ठीक है, और दूसरा ये पता चला कि इसमें कितने कितने बने। अब देखो ये बने 9, कितने हैं राउंड एंड येलो, कितने हो गए 9, राउंड एंड येलो हो गए 9। इसके बाद दूसरा है रिंकल्ड एंड ग्रीन 3, तीसरे है राउंड एंड ग्रीन सॉरी रिंकल्ड एंड येलो 3 और रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। तो 9:3:3:9 रेशो आता है। अब जो द्विसंकर क्रॉस पर उनका जो नियम था आधारित, वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब क्या है कि द्विसंकर क्रॉस में यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ट्राइहाइब्रिड यानी कि त्रिसंकर क्रॉस में जब 3 लक्षण लेकर क्रॉस कराते हैं, या बहुसंकर क्रॉस यानी कि पॉलीहाइब्रिड क्रॉस में, प्रत्येक लक्षण की वंशागति भिन्न भिन्न होती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। केवल एक लाइन में क्या समझना है कि बहुसंकर क्रॉस में, द्विसंकर त्रिसंकर क्रॉस में प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र होती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। जैसे यहां पर जो कैरेक्टर थे 2 थे, कौन कौन सा, राउंड और रिंकल्ड और एक कैरेक्टर, और येलो एंड ग्रीन दूसरा कैरेक्टर। यानी कि राउंड एंड रिंकल्ड का मतलब होता है शेप ऑफ सीड, बीज की जो आकार है, और येलो एंड ग्रीन का मतलब है कलर ऑफ कॉटिलेडन यानी कलर ऑफ सीड। तो एक बीज का रंग और बीज का आकार, 2 कैरेक्टर हो गए, इसकी 2 अलग अलग फॉर्म्स हो गई। तो यहां पर जो इसकी वंशागति हो रही है, तो जो एक कैरेक्टर है बीज का आकार और दूसरा कैरेक्टर है बीज का रंग, दोनों की वंशागति स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। यानी कि इसकी वंशागति अलग होगी, इसकी वंशागति अलग होगी, क्योंकि या तो ये कैरेक्टर्स अलग अलग गुणसूत्र पर प्रेजेंट होंगे, अलग अलग जगह पर होंगे, या अगर कोई कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर एक गुणसूत्र पर हैं भी, तो वो 2 अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स पर बहुत सारी जीन्स होती हैं और एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। तो अगर इसकी जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो उसकी जो नीचे वाला कैरेक्टर है वो उसकी दूसरी जीन्स होगी, जो या तो उसी क्रोमोसोम पर किसी और स्थिति में पोजीशन पर प्रेजेंट होगी या किसी और क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगी। तो ये 3 नियम है मेंडल के, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि प्रभाविता का नियम, कि जब 2 विपरीत लक्षणों के बीच में, 2 विपरीत फॉर्म्स ट्रेट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में केवल एक लक्षण दिखाई देता है, एक एलील दिखाई देता है, उसका प्रभाव दिखाई देता है, इसे डोमिनेंट यानी कि प्रभावी कहते हैं, और जिसका दिखाई नहीं देता वो अप्रभावी होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम का मतलब है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, जो 2 एलील्स मिक्स हो जाते हैं, पहले दोनों पृथक हो जाते हैं और पृथक होकर अलग अलग भिन्न भिन्न युग्मकों में जाते हैं, और युग्मक सदैव एक लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और द्विसंकर क्रॉस पर बेस्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, कि द्विसंकर त्रिसंकर और बहुसंकर क्रॉस में प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, दोनों की वंशागति अलग अलग होती है, बिल्कुल सेपरेट होती है।